Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the second lecture of centrally sponsored schemes जो आपके सिलेबस में दिया है centrally sponsored schemes उसका हम सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। ब्रीफ आइडिया दिया था मैंने आपको कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती है, कौन कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का भी डिफरेंस मैंने बताया था आपको। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स है अब हम आज उनको कवर करने वाले हैं। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। लेक्चर्स की PDF अगर आपको लेनी है तो आप जो है वहीद सर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वहीद सर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब आप करोगे, वहाँ पर आपको PDF मिलेगा, पिछले लेक्चर का भी आज के लेक्चर का भी, सारी PDF जो भी यूट्यूब पे लेक्चर्स आएंगे सारी PDF उस पर मिलेगा। ठीक है, जो ये VLW का कोर्स चल रहा है, ठीक है, इस कोर्स को बाय करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फुल कोर्स को वॉच करने के लिए आप WS Academy ऐप, ये वाली ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से और फुल कोर्स को आप बाय कर सकते हो। वहाँ पर आपको रीजनिंग मैथ्स हर एक कंपोनेंट जो है पढ़ाया जा रहा है विद बेस्ट तरीके से। आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा फुल कोर्स लेने के लिए 1000 रुपीज़ पे करना है, जिससे आपको फुल कोर्स भी मिलेगा और आपको PDF से मिलेगा, करंट अफेयर भी मिलेगा, सारे लेक्चर्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। तो प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर आपको WS Academy जो है ये हमारी ऐप है, एकेडमी की ऐप है, वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर अब अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको डेली बेसिस पे रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेगा जो आपको एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो जो हम स्टार्ट करने वाले थे वो हमने ये वाला पार्ट उठाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा सिलेबस जो है, ये वाला पूरा एरिया जो है ये आपको कवर हो जाएगा। आपको जाना पड़ेगा WS Academy, वहाँ पर आपको फुल कोर्स देखने को मिलेगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, जैसे कि मनरेगा की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन होता है, ठीक है, ये सारी स्कीम जो है आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, आपको सभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मैक्सिमम कम से कम 15-20 तो पता होने चाहिए जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा रहेगा, सबसे पहली स्कीम जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो क्या है आपको बोला है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है मनरेगा। ठीक है, यहाँ बोलोगे MG नरेगा, ठीक है, इसको बोलोगे MG नरेगा। MG का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी यहाँ पर बताऊंगा। उस पर आपको एक 5 स्टार लगाना है जो क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा। सबसे पहले ये स्कीम क्या है, to enhance livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of guaranteed demand-based wage employment in a financial year to every household whose adult member volunteer to do unskilled manual work। सबसे पहले ये स्कीम क्या है आपको बोलना है, ये एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। किनको प्रोवाइड किया जाता है आपको बोलना है, जो भी रूरल एरियाज हैं, ठीक है, जो रूरल एरियाज हैं, गाँव में आप जनरली बोल सकते हो, रूरल एरियाज में ये स्कीम लागू की गई है। इसमें क्या किया जाता है, इस स्कीम के जरिए से आपको बोलना है 100 डेज गारंटी वर्क आपको दिया जाता है। ऑलमोस्ट 3 months एंड 10 days का काम आपको दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन काम क्या है आपको बोलना है, गारंटीड वर्क है। डिमांड बेस्ड वेज एम्प्लॉयमेंट, डिमांड बेस्ड वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, आप ये नहीं कि गवर्नमेंट के पास जब नौकरियां होंगी, गवर्नमेंट के पास जब वर्क होगा तब वो आपको मिलेगा, नहीं, आपको जब आप डिमांड करोगे आपको काम दिया जाएगा। मतलब जब एक वर्कर डिमांड करता है मुझे जॉब चाहिए, मुझे 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आपको दिया जाएगा, ना कि जब गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा। इसलिए इसको बोलते हैं ये है डिमांड बेस्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर इसको वेज एम्प्लॉयमेंट आपको नाम देना है। ठीक है, आपको 100 डेज के लिए वेज दिए जाते हैं, पैसे मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये था स्कीम के रिलेटेड किनको मिलता है, आपको बोला 100 डेज गारंटीड वर्क दी जाती है, इसलिए इसको बोला था गारंटी एक्ट। किस पे बेस्ड है ये आपको बोलना है, ये है डिमांड बेस्ड है, ये वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ये फाइनेंशियल ईयर हर फाइनेंशियल ईयर में दिया जाता है हर एक हाउस होल्ड को, हर एक घर को जिसका एडल्ट मेंबर जो है वो तैयार हैं अनस्किल्ड काम करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा गाँव में कुछ रोड बनते हैं, या आप बोल सकते हो गांव में लिंक रोड्स होते हैं, या ड्रेनेज होती हैं, या आप बोलते हो फ्लड चैनल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उस एरिया में क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर आप देखोगे जनरली वहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो है वहाँ पर काम कर रही होती है। तो वो स्कीम आपको पता करना होता है, आप ये जो काम कर रही है किस काम, ये कौन सी काम, वो बोलेंगे ये हम MG नरेगा वाले काम चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम काम करते हैं, वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होता है। बेनिफिशरीज आर विलिंग, ठीक है,
रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, बेनिफिशरीज आर, कौन कौन सी बेनिफिशरीज होंगे, किस किस को ये काम मिलेगा, ये आपको याद रखना है। बेनिफिशरीज आर, नंबर फर्स्ट विलिंग रूरल पॉपुलेशन जो विलिंग होती है, अनस्किल्ड मैनुअल लेबरर्स, मतलब अनस्किल्ड जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जो मैनुअल लेबरर्स होते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सीजनली अनएम्प्लॉयड का मतलब अगर 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कोई 8 महीने काम करता है लेकिन इसको बाकी 4 महीने काम नहीं मिलता है, वो इन 4 महीने में क्या कर सकता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इस सीजन को अनएम्प्लॉयड है तो वो क्या कर सकता है, वो काम कर सकता है। कौन सी वाली काम, मनरेगा के तहत। क्वेश्चन है यहाँ पर क्या क्या वेज दिए जाते हैं। ए 60:40 वेज एंड मटेरियल रेशियो हैज़ बीन मेंटेन्ड। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर 60:40 वेज और मटेरियल रेशियो को मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। 60:40 ये आपको याद रखना है। नो कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मशीनरीज अलाउड, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कोई भी मशीनरी यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मशीनरी लगाई जाएगी तो जो काम करने वाले हैं वो कैसे फिर काम करें, जब मशीन को ही सारा कुछ करना है तो फिर वर्कर्स क्यों लगाने हैं वहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। जो एग्जाम में पॉइंट पूछा गया है ये मैं बता दूं। पहला पॉइंट पूछा जाएगा 100 डेज वर्क है। दूसरा पॉइंट भी पूछा गया है ये डिमांड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है। कौन सी एम्प्लॉयमेंट है, वेज एम्प्लॉयमेंट है, ये आपको याद रखना है। बेनिफिशरीज पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन फिर नेक्स्ट जो है, वेज आर, एक सेकेंड, वेज आर लिंक्ड टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वेज को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक किया गया, CPI, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, वेज को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये की पॉइंट्स हैं जो मैंने डायरेक्ट की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स द 100% वेज कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल लेबरर एंड 75% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडिंग द वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर, ठीक है। ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है बट आप याद रख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100% वेज कॉस्ट जो है अनस्किल्ड मैनुअल लेबर के लिए और 75 मटेरियल कॉस्ट रखा है, ठीक है, जिसमें इंक्लूड किया गया है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को इंक्लूड किया गया है। इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। अगर आपको सपोज आज का डेट है, जो भी डेट है आज, सपोज आ गया, सपोज 1 जुलाई है, तो दैट मीन्स आपने क्या किया, आज आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है रिलेटेड टू मनरेगा की जॉब के लिए, तो विद इन 15 डेज मतलब 15 दिन के अंदर अंदर 15 जून तक, 1 जून अपने 15 जुलाई तक सपोज आपको क्या मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। तो दैट 15 दिन के अंदर अंदर काम मिलना चाहिए। अगर आपको 15 दिन के अंदर अंदर काम नहीं मिलता है तो आपको क्या दिया जाता है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 20 दिन के बाद काम मिला तो दैट मीन्स 5 दिन के बाद आपको काम मिला, मतलब आपको मिलना चाहिए था 15 दिन के अंदर अंदर, लेकिन आपको 20 तारीख को काम मिलता है 20 दिन बाद, तो बीच वाला 15 से लेकर 20 तक 5 दिन आगे, तो इन 5 दिनों का आपको अलाउंस दिया जाएगा जिसको बोलते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फीचर है। किसका इंपॉर्टेंट फीचर है आपको बोलना है, ये है मनरेगा स्कीम का, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया, इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ अप्लाइंग, ठीक है, एप्लीकेंट्स आर एंटाइटल्ड टू एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जो एप्लीकेंट जो होते हैं, जिसने एप्लीकेशन फॉर्म डाला होगा काम के लिए, उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। मनरेगा, ठीक है, एमजी नरेगा जिसको बोलते हैं, शायद में आप देखो एमजी नरेगा इज टू बी इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय ग्राम पंचायत। क्वेश्चन पूछा जाता है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, आपको बोलना है ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। वहां पर जो भी ग्राम पंचायत होते हैं, आपने देखा होगा नरेगा जो स्कीम होती है, एमजी नरेगा स्कीम जो होती है वो ग्राम पंचायत में जो है होती है, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और दूसरा जो बेनिफिशरीज होनी चाहिए वो एटलीस्ट 1/3 वुमेन्स होनी चाहिए। अगर आप 100 लोगों को क्या देते हैं, एमजी नरेगा के थ्रू काम देते हैं, उसमें से 100 में से 33 वुमेन ज़रूरी होनी चाहिए, ये कंपलसरी किया गया है। एटलीस्ट कम से कम 1/3 बेनिफिशरी वुमेन होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। सोशल ऑडिट हैज़ टू बी डन बाय ग्राम सभा एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ्स। सोशल ऑडिट किया जाता है, ऑडिट किया जाता है जो भी काम चल रहे होते हैं, ठीक है, उसको सोशल ऑडिट कौन करता है, आपको बोला है ग्राम सभा सोशल ऑडिट करता है। क्वेश्चन पूछ जाता है ग्राम मनरेगा स्कीम जो है या एमजी नरेगा स्कीम जो है सोशल ऑडिटिंग कौन करता है, आपको बोलना है ग्राम सभा। कम से कम हर 6 मंथ्स में एक बार, मतलब साल में 2 बार करना ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स एज पर लोकल नीड्स, ठीक है, जो भी ड्यूरेबल एसेट्स होते हैं उनके क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स को क्रिएट करना, जो भी लोकल लोगों की जितने भी नीड्स होती है उन पे फोकस किया जाता है।
अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है सर कौन कौन सा पॉइंट एग्जाम में पूछा गया, मैंने आपको बताया कौन कौन सा पॉइंट एग्जाम में पूछा गया, वही आप याद रखोगे इसमें, और कुछ भी नहीं। 15 डेज, अगर आपको 15 डेज के अंदर काम नहीं मिलता आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ग्राम पंचायत बेनिफिशरीज वुमेन्स को याद रखना है, सोशल ऑडिट ग्राम सभा करता है, ठीक है, ये आपको याद यहाँ पर ये चीज़ें रखनी है ज़्यादातर, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। कौन सा क्वेश्चन, अंडर द MG नरेगा स्कीम जॉब इज गिवन टू, जॉब किसको दिया जाता है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जॉब दिया जाता है, जॉब कार्ड होल्डर जिसके पास कार्ड होगा, ठीक है, क्या वो जॉब करता है, ग्रेजुएट कैंडिडेट को या फार्मर्स को, ठीक है। आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया ही नहीं जाएगा, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को क्या करना है इसको, फार्मर्स के लिए नहीं, फार्मर्स की मैंने बात ही नहीं की। फिर बचा कौन, देखो मैंने जॉब कार्ड होल्डर्स के ऊपर डिस्कस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ जॉब कार्ड होल्डर का निकाल सकते हो, ठीक है। तो दैट मीन जॉब कार्ड होल्डर को क्या दिया जाता है, ये काम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है अंडर द स्कीम, अंडर द MG नरेगा स्कीम जॉब कार्ड होल्डर्स कैन गेट 100 डेज ऑफ वर्क जॉब, जिसके पास कार्ड होगा ना, जॉब कार्ड होगा, ठीक है, जो जॉब कार्ड जिसके पास भी होगा उसी को क्या दिया जाएगा, 100 डेज ऑफ वर्क दिया जाएगा, जॉब वर्क। द स्कीम इज फॉर रिड्यूसिंग माइग्रेशन ऑफ द रूरल पुअर बाय गिविंग देम वर्क एंड वेजेस। इस स्कीम का फायदा क्या है, ठीक है, मेन पर्पज क्या रहा इस स्कीम का, ठीक है, आपको बोलना है जो भी रूरल एरियाज में, फॉर एग्जाम्पल कोई विलेज है, विलेज फर्स्ट मैंने लिया, यहाँ पर मैंने कोई सिटी ली है, सिटी फर्स्ट ली मैंने, इस विलेज से लोग क्या करते थे, वो सिटीज में जाते थे काम करने के लिए, ठीक है, सफाई के लिए जाते थे और भी कोई काम कर, क्योंकि सिटीज में जॉब्स अवेलेबल होते हैं जो कि विलेज में अवेलेबल नहीं होती थी, ठीक है। तो अब इनको जो है, इनको काम अगर अपने गाँव में मिल रहा है, अपने एरिया के आसपास ही मिल रहा है, तो दैट मुझे बोलो ये लोग माइग्रेट करेंगे सिटीज में, बिल्कुल माइग्रेट नहीं करेंगे। अगर इनको घर पे ही काम मिलता है, घर के आसपास ही काम, अपने विलेज में ही काम मिलता है, तो दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जॉब कार्ड होल्डर का होना ज़रूरी है, 100 डेज वर्क ही मिलेगा, इसको गारंटी है, गारंटी दी जा रही है इसके काम के लिए। दूसरा आपको ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पर इसके थ्रू क्या फ़ायदा हुआ है, आपको बोलना है माइग्रेशन जो थी, रूरल पुअर जो थे, जो गरीब लोग रूरल एरियाज में रहते थे, वो सिटीज़ में जाकर काम करते, लेकिन अब वो माइग्रेशन जो है कम हो गई है, ठीक है, क्योंकि लोगों को क्या कहाँ पर काम मिलता है, अपने विलेज के आसपास ही काम मिलता है और उनको वेजेस भी दिए जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर हमें समझ में आ गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज द स्कीम इज फॉर जॉब कार्ड होल्डर्स। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, अंडर द MG नरेगा स्कीम टोटल कंट्रोल इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। टोटल कंट्रोल किसको दिया गया, किस डिपार्टमेंट को, क्या स्टेट गवर्नमेंट को, क्या ग्राम पंचायत को, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को। MG नरेगा स्कीम का टोटल कंट्रोल किस डिपार्टमेंट को दिया गया है, आपको बोलना है सर ये डिपार्टमेंट दिया गया है किसको, ग्राम पंचायत को। मैंने ऊपर बोला है आपको, जो भी सोशल ऑडिट मैंने अभी बोला आपको, ये ग्राम पंचायत करते हैं, ग्राम सभा करता है। अंडर दिस स्कीम ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रोल इज गिवन टू ग्राम पंचायत फॉर मैनेजिंग पब्लिक वर्क्स। जो भी काम वहां पर होना चाहिए वो कौन देखता है, वो ग्राम पंचायत ही मैनेज करता है कि काम कहाँ कहाँ पर काम करवाना है, वो ग्राम पंचायत ही देखता है। इससे क्या होता है, इससे जो पंचायत सिस्टम जो है, ठीक है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। डेफिनेटली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है स्ट्रांग हो जाता है। ग्राम सभाज कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशंस फ्रॉम इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। ग्राम सभा अगर कोई इंटरमीडिएट पंचायत है या डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ब्लॉक लेवल पे या आपको डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, वहाँ से अगर कोई भी रिकमेंडेशन आ जाती है तो ग्राम सभा के पास अथॉरिटी है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, उसको जो है पूरी अथॉरिटी दी गई है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्राम सभा के पास जो है पूरा कंट्रोल है किसके रिलेटेड, MG नरेगा स्कीम के रिलेटेड। ये लिखा भी है, ठीक है, बिकॉज ओनली ग्राम सभा कैन हैंडल ऑल द कंट्रोल, पूरा कंट्रोल ग्राम सभा के पास, ना कि स्टेट के पास, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर जो आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप ये वाली स्कीम तो आपको अच्छे से समझ आई होगी। जो भी मैंने बताया, आप केएस का एग्जाम देने वाले, आप UPSC का एग्जाम देने वाले, आप जो भी एग्जाम देने वाले, VLW का एग्जाम देने वाले, ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। आप आंसर भी लिख सकते हो और आपको जो है MCQ वाला फॉर्मेट भी पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। एक और स्कीम जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, जिसको बोलते हैं स्वच्छ भारत मिशन, जिसको SBM स्कीम बोलते हैं, स्वच्छ भारत मिशन स्कीम। स्वच्छ भारत मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज एंड बाय द मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन रूरल एरियाज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, आपको बोलना है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज में,
दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन रूरल एरियाज में, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अर्बन एरियाज में इसको करना है, और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रूरल एरियाज में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो है ये अर्बन एरियाज में इंप्लीमेंट करता है, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मिनिस्ट्री जो है ये रूरल एरियाज में आपको ये करता है, इंप्लीमेंट करता है, किसको? स्वच्छ भारत मिशन को। मिनिस्ट्री क्लियर होगी? हाँ सर क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है SBM के? SBM का मतलब स्वच्छ भारत मिशन। एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन को खत्म करना है, जो भी ओपन डेफिकेशन होता था उसको खत्म करना है। खेतों में लोग जाते थे, ठीक है, फिर वहां पर जो है उनके पास जो है टॉयलेट्स नहीं होते थे, फिर खेतों में जाकर टॉयलेट करते थे, तो वो सारा कुछ खत्म किया गया, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री किया गया है, इसी को बोला जाता है, इसका मेन है मेरा एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो भी स्कैवेंजिंग करते थे, हाथों से जो काम करते थे, ठीक है, जो कर्मचारी जो काम करने वाले होते थे, ठीक है, जनरली जो है जो सफाई कर्मचारी होते थे, ठीक है, वो हाथों से काम करते थे, वो भी खत्म किया गया। अब आप देखो, अब मशीन्स आती है, मशीन्स के थ्रू वो काम करवाया जाता है, ठीक है। मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे, जो सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया गया है, ये मॉडर्न तरीके से और साइंटिफिक मेथड से किया जाता है। टू इफेक्ट बिहेवियरल चेंज रिगार्डिंग हेल्दी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, सैनिटेशन जो है हेल्दी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से एक इफेक्टिव बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिली। जनरेट अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन, सैनिटेशन सबसे ज़्यादातर अवेयरनेस दी गई है कि सबसे सैनिटेशन होनी चाहिए, ठीक है, एंड इट इज लिंकेज विथ पब्लिक हेल्थ, जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ के साथ लिंक किया गया। डेफिनेटली जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतना आपका पब्लिक हेल्थ अच्छा रहेगा, जितनी गंद मची होगी, जितनी सफाई नहीं होगी, जितनी ड्रेन्स खराब होंगे, रोड्स खराब होंगे, आप कोई भी चीज़ उठाते हो रास्ते में फेंकते हो, आप अगर बनाना खाते हो तो बनाना का छिलका फेंकते हो तो उसमें मक्खियाँ बैठती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर डिजीज़ फैल जाते हैं। तो दैट मीन्स ये पूरा हाइजीन या पूरा सैनिटेशन इसको पूरा ध्यान में रखा गया है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के साथ। कैपेसिटी ऑगमेंटेशन विथ और अर्बन लोकल बॉडीज के साथ, ये आपको याद रखना है। क्रिएटिंग एन अनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या ज़्यादा से ज़्यादा जितना पार्टिसिपेशन हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर्स की, उतना ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा ये स्कीम का इफेक्ट हमें ज़्यादातर देखने को। आपने देखा होगा एड्स भी आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन का एड आई थिंक न्यूज़ इसमें आता था, टीवी पे आता था, तो सभी ऑलमोस्ट जो है प्राइवेट बॉडीज़ भी प्रमोट करते थे स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये आपको ऑटोमेटिकली अगर स्वच्छ भारत की बात की जा रही है, ठीक है, साफ सफाई वाला भारत की बात की, तो इसमें हर एक चीज़ आ जाएगा ना, इसमें हर एक चीज़ की बात की जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें। अब यहां पर कौन कौन से कंपोनेंट्स है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। हाउस होल्ड टॉयलेट्स, सबसे पहले एक मूवी भी आई है अक्षय कुमार के, टॉयलेट मूवी है, उसका बहुत अच्छी मूवी है, देख लेना आप लोग। तो हाउस होल्ड टॉयलेट्स, घर में टॉयलेट होना चाहिए, ना कि बाहर खेतों में लोग जाकर जो है टॉयलेट करते हैं। इंक्लूडिंग कन्वर्जन ऑफ इनसेंट्री लैट्रिन्स इनटू पोर फ्लश लैट्रिन्स, जो भी आपकी इनसेंट्री लैट्रिन्स होती है उनको आप क्या करोगे, आप करोगे पोर फ्लश लैट्रिन्स, फ्लश सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि जो भी आपके लैट्रिन्स पहले होती थी उस हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए, आपको पूरा फ्लश सिस्टम होना चाहिए। कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए जाएगी, कम्युनिटी टॉयलेट्स फॉर एग्जाम्पल कई बार कम्युनिटी पार्क हैं, उस कम्युनिटी वहाँ पर के आसपास आपको देखने को मिलेगा टॉयलेट्स भी होते हैं जिसको कम्युनिटी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी में जो रहता है वो उस टॉयलेट का यूज़ कर सकता है, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, एक होता है पब्लिक टॉयलेट्स जहाँ पर आप कहीं पर जाते हो फिर आपको पब्लिक टॉयलेट की ज़रूरत पड़ती है, तो उन पब्लिक टॉयलेट्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी वेस्ट निकलते हैं, सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, उनको मैनेज करना, सही ढंग से कहीं पर डिस्पोज करना साइड में, ना कि स्टीज में ही डाला जाए कहीं, या ना कि कहीं रोड पे डाला जाए, उनको एक सेपरेट जगह पर लिया जाए, वहाँ पर डंप किया जाए और प्रॉपर तरीके से उसको जो है स्प्रे किया जाए, वहाँ से मक्खियाँ नहीं उठनी चाहिए। मतलब ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए फिर स्कूल्स में भी इसको जो है स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट किया जाता था, क्योंकि जितना पब्लिक को अवेयर आप करोगे, जितना स्टूडेंट्स को, जितना एजुकेशन सिस्टम को, मतलब जितने स्टूडेंट्स को आप अवेयर करोगे इसके रिलेटेड, उतना वो आगे इसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ज़्यादातर इसमें इंफॉर्मेशन दी जाए, ज़्यादातर इसको एजुकेट किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाए कि स्वच्छ भारत मिशन जो है साफ सफाई का खास ख्याल रखो। टारगेट, द मिशन विल बी इन फोर स्टिल, ठीक है,
टिल 2 अक्टूबर 2019। ये बोला गया है कि ये जो मिशन है, क्योंकि ये आया है बहुत पहले 2015 के आसपास, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो है ये फोर्स में लाया जाएगा 2 अक्टूबर 2019 में, ठीक है, फोर्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर है 2 अक्टूबर 2019 की अगर बात करेंगे तो 2 अक्टूबर क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर किसका? गांधी जी का गांधी जयंती होती थी, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसको फोर्स कब का किया गया, इसको कब फोर्स में लाया गया, आपको बोलना 2 अक्टूबर को। फंड्स कहां से आएंगे स्वच्छ भारत से? स्टेट्स विल कंट्रीब्यूट टू ए मिनिमम 25% फंड्स। स्टेट्स क्या करेंगे? 25% फंड्स आएंगे, ठीक है, स्टेट से, एंड टुवर्ड्स ऑल कंपोनेंट्स टू मैच 75% सेंट्रल शेयर, और 75 सेंट्रल शेयर, 75% कहां से आएगा? सेंटर का शेयर आ जाएगा। तो देखो सेंटर और स्टेट से, सेंटर से 75 और स्टेट से 25, आप खुद देखो यहाँ पर जो है फंडिंग जो है वो शेयर हो रही बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको खुद देखने को मिली। तो याद रखना इसके लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए स्टेट से आ जाएगा 25% फंड्स, ठीक है, टूवर्ड्स ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स मैंने ऊपर बोले, और सेंटर से कितना आएगा? 75% शेयर आ जाएगा। दिस विल बी 10% इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। कुछ ऐसे स्टेट्स है जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर हमें क्या करना है, इस स्कीम को लागू करना स्वच्छ भारत मिशन को, तो सेंटर और स्टेट की बात करेंगे, सेंटर से 90% आएगा और स्टेट से 10% आएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, यहाँ पर भी आप इसको पूरा ध्यान में रखोगे। गवर्नमेंट्स अचीवमेंट इन वाटर कंजर्वेशन सैनिटेशन, ठीक है, ये इसके साथ नहीं, ये था फिर स्वच्छ भारत मिशन जो उसने क्या क्या अचीवमेंट्स की है, वो यहाँ पर आपको याद नहीं रखना है, बट अभी आपको फिलहाल जानना इतना ही है कि स्वच्छ भारत मिशन क्या था। आई होप ये आपको समझ आएगा। कल हम नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, वो रहेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, अभी आप सब्सक्राइब करो। दूसरा जो है वीडियो को लाइक भी करो, और तीसरा आप कमेंट सेक्शन में जाकर अभी आप कमेंट भी मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। फुल कोर्स लेने के लिए आपको WS एकेडमी से कोर्स लेना पड़ेगा टू वॉच द फुल कोर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।